नमस्कार। रांची दूरदर्शन का प्रेरणादायी कार्यक्रम नई दिशाएं में आपका स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम अपने समाज के किसी प्रेरणादायी व्यक्तित्व से आपको मिलाते हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में है 85 वर्षीय युवा स्वामी शशांकानंद जी, जो रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए हैं। 27 वर्ष की छोटी सी आयु में इन्होंने रामकृष्ण मिशन को अपना जीवन समर्पित कर दिया और उसके बाद से रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलते हुए देश समाज की भलाई के लिए निरंतर कार्यरत है। आश्चर्य की बात यह कि इन्होंने कोई रिटायरमेंट नहीं लिया और 85 वर्ष की अवस्था में भी व्यावसायिक शिक्षा के पथ प्रदर्शक का काम भली भांति कर रहे हैं। स्वामी जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जिक्र इसी बात का कि जिस उम्र में हम लोग तो इस आपकी उम्र में जाने की सोच भी नहीं सकते हैं। 85 वर्ष की अवस्था में आप एक शिक्षा की जगत में एक नई क्रांति लाने के लिए काम कर रहे हैं। कैसे, क्या इरादा है आपका? ये तो बात यह है कि मेरा कुछ भी नहीं है। श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद के विचारों में मैंने यही जाना है कि शिक्षा मूल में है और शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है, प्रकृति शिक्षा की। तो अभी हम देखें, अगर प्राणी होते हैं, जड़ भी होते हैं, चैतन्य भी होते हैं। तो जड़ जो है, जो नॉन लिविंग जिनको हम बोलते हैं, उनको तो कोई शिक्षा की आवश्यकता है नहीं। और फिर ऐसे भी हैं पेड़ पौधे जो लिविंग है लेकिन चल फिर नहीं सकते, उनको भी कोई इस चीज की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दूसरे लोग सेवा करते हैं, उनको खाद देते हैं, पानी देते हैं, वो पनपते हैं। पशु पक्षियों में थोड़ा सा रजस की तरफ आते हैं तो उस समय देखा जाता है कि उनके अंदर एक शिक्षा देने की इच्छा होती है अपने बच्चों को। तो जैसे बिल्ली है, बिल्ली जो है वो दिखाएगी कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे शिकार करना है इत्यादि। ये मैंने अपनी आंखों से देखा, कुत्ते में देखा, बिल्ली में देखा, गाय में देखा, सब में देखा। लेकिन इनकी शिक्षा उस आधार तक रहती है, आहार निद्रा भय संतति प्राप्त करना, इसके ऊपर नहीं उठती। तो डार्विन की थ्योरी के अनुसार हम देखें अमीबा से, और ये इस योनि तक आए हैं जिसको मनुष्य बोलते हैं। लेकिन अगर इस मनुष्य में कोई विशेषता नहीं हो, केवल वो वही पशुओं की तरह से ही हो, खाया पिया मजा किया हो गया, सब कुछ खत्म, तो वैसी शिक्षा की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है? क्योंकि ये मनुष्य बन गया। और डार्विन की थ्योरी के बाद सर जूलियन हक्सले और एक साइंटिस्ट हुए, उनका कहना है कि नहीं, यही समाप्त नहीं होता एवोल्यूशन, इसके बाद भी है। वो क्या है? रिफाइनमेंट ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट। वो माइंड और इंटेलेक्ट अगर परिष्कृत नहीं हुआ तो मनुष्य कैसे होगा? क्योंकि वो तो पशु के समान है। शंकराचार्य भी बोलते हैं पशु भी समान है। तो मनुष्य जब बना है तो उसको कौन सी ऐसी शिक्षा चाहिए? केवल खाना पीना तो नहीं है, केवल सोना नहीं है, केवल भाई से बचना नहीं है, केवल अपना घर गृहस्थी बसाना नहीं है, बल्कि क्या चीज की उसको आवश्यकता है? तो यहाँ दो प्रकार की आती है। हमारे शास्त्र कहते हैं द्वे विद्ये वेदितव्ये पराचा अपराचा। दोनों प्रकार की विद्याएं उसको मिलनी चाहिए, एक अपरा विद्या और एक परा विद्या। अपरा विद्या जो हम साइंस पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं और ग्रामर पढ़ते हैं कि लैंग्वेज पढ़ते हैं। लेकिन परा विद्या है आत्मज्ञान, अपने बारे में जानना। तो इस दो चीजों को हमको पहुंचाना है। स्वामी विवेकानंद भी इसीलिए कहते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग एंड नेम मेकिंग, ये दोनों होना चाहिए। और हमारी जो शिक्षा चली आ रही है आज की वर्तमान परिस्थिति में, हम देखते हैं कि हमारी क्या दुर्दशा हुई है। पहले ऐसा नहीं था। लॉर्ड मैकॉले आए थे, 4 वर्ष तक घूमे गए और उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि ब्रिटिश का राज्य में स्थापित क्यों नहीं हो रहा। और उनको यही एक सूझा, 4 वर्ष का एक्सपीरियंस। उन्होंने जाकर कहा कि अरे वहाँ के लोग तो बड़े कैरेक्टरवान होते हैं, चरित्रवान होते हैं, तो उनको क्या करना है, कोई ऐसी विद्या दी जाए जो हमारे पास आए। और इसलिए उन्होंने वो शिक्षा यहाँ ला करके रखी जिससे नौकरी प्राप्त करने की शिक्षा हमको प्राप्त की। आज सर्टिफिकेट डिग्री का अर्थ क्या है? केवल यही मात्र है कि कैसे नौकरी मिल जाए। सिर्फ नौकरी के लिए ही शिक्षा को डाइवर्ट कर दिया गया। और स्वामी जी, ये एक प्रायोजित षड्यंत्र के तहत हम लोगों के साथ ऐसा हुआ। बहुत सारी खामियां हैं और खामियां रही।
अब हम लोग बेहतर ये होगा कि इस बात की चिंता करें और इस बात पर काम करें कि जो कुछ भी मेघालय ने किया या जिन्होंने भी एक षड्यंत्र के तहत किया, अभी भारत सरकार नई शिक्षा नीति लाई और 1 साल से नई शिक्षा नीति लागू होने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। स्वामी जी, ये जो आप व्यावसायिक शिक्षा की बात करते हैं, ये क्यों जरूरी? इसलिए जरूरी है कि आज जब के नौकरी के पीछे भाग रहे हैं तो हमारे गांव को छोड़ करके युवा लोग भी बाहर चले जा रहे हैं और गांव में रहना नहीं चाहते। उनके दिमाग में घुस गया मैट्रिक पास करने के बाद खेती बाड़ी क्यों करेंगे। और मैंने पूछा बच्चों से, बहुत जगह पूछा, उनका यही कहना है कि किसान का बच्चा किसान तो अनपढ़ होता है, पिछड़ा होता है, गरीब होता है, इसलिए उसका बच्चा कहलाने में भी शर्म लगती है। तो यहाँ पर हमको ये देखना है क्या सचमुच किसान इसी प्रकार का है। हमने बनाया है, हमने इसको शिक्षा नहीं दी, हमारी शिक्षा वहां तक नहीं पहुंची, आज भी नहीं पहुंची है। गांव के अंदर जो शिक्षा पहुंची उसे शिक्षा नहीं कह सकते, तो उनको कैसे मालूम होगा। यहाँ स्वामी विवेकानंद का कहना था कि गांव गांव जाओ, जाकर के उनको पहले तो रामायण महाभारत इत्यादि सिखाओ, चरित्रगान बनाओ, उसके साथ साथ में फिर ड्रोन ले जाओ, केमिकल्स ले जाओ और उनको वो साइंटिफिक नॉलेज जो चाहिए वो दो। और यही बात है, उन्होंने एक घोषणा भी की थी बहुत पहले, हजारीबाग और उसके आसपास मध्य भारत में इतनी उर्वरा जमीन पड़ी है, पानी का भी प्राचुर्य है, सिर्फ उनको साइंटिफिक मेथड ऑफ फूड प्रोडक्शन सिखाना है और फिर उसके बाद देखेंगे कि छोटे छोटे कारखाने खुल जाएंगे और उसके बाद जो तुम करोगे सो करेंगे। ये ही मूल मंत्र जैसा हमारे ये जो दिव्यांग बना रामकृष्ण मिशन का दिव्यांग बना यहाँ पर रांची में, तो हमने हो सकता है कि उसके बारे में सोचा नहीं होगा, लेकिन ये उनकी इच्छा से ठीक वही चीज निकल करके आई। तो आज हमको ये महसूस होता है कि ये जो गांव छोड़ करके चले जा रहे हैं, पलायन हो रहा है, इसी के कारण से जाकर शहर में बस रहे हैं, छोटी मोटी नौकरी करके गरीब रह जा रहे हैं और अनएम्प्लॉयड हो जा रहे हैं, बेरोजगारी हो रही है, बढ़ रही है, दिन पे दिन बढ़ रही है। इसका एकमात्र उपाय हमको लगता है कि उनको वापिस आना पड़ेगा, उनको वापिस आना पड़ेगा। और नहीं मानते हैं तो कोरोना में अभी तो 2 मैसेज भेजे, तीसरा मैसेज भेजने वाली है। हमारे को अभी भी सुधर जाना चाहिए। बहुत से लोगों के मन में आ गई है इनको कि हमको गांव छोड़कर नहीं जाना है। कोरोना के बाद से स्वामी जी लोगों ने महसूस किया है कि राज्य भी इस पे काम कर रहे हैं कि हमारे जो भी लोग हैं, जो मेन पावर है, जो मजदूर हैं, उनको यही पे रोजगार दिया जाए। अभी हम लोग बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण रूप से शिक्षा के ऊपर, और आपने बिल्कुल सही कहा कि शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हमको शिक्षित होके अगर मैट्रिक पास कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, तो उसका एक ही अर्थ है कि हम सरकारी नौकरी पाने के हकदार हो गए। शिक्षा चरित्र निर्माण की होनी चाहिए, शिक्षा मनुष्य को मनुष्यता के गुण से परिपूर्ण करने की होनी चाहिए, और शिक्षा ये होनी चाहिए कि वो जो भी कार्य कर रहा है, उनके जो पैतृक कार्य हैं, उनको भली भांति सफलता पूर्वक करे और आगे बढ़े। शिक्षा नौकर बनने के लिए नहीं, मालिक बनने के लिए, और ये आपका भी उद्देश्य है। कैसे यात्रा चलेगी? इसीलिए मैंने जो शुरू में भी किया, बेलूमठ में भी काम किया, आज से कोई कहे तो 40-42 साल पहले से, तो मेरा जो इंस्टीट्यूट किया था जिसमें मैं युवकों को तैयार करता था ग्रामीण विकास के लिए 1 साल का कोर्स, तो वहाँ मैंने लिख दिया था नो जॉब सीकर्स बट जॉब क्रिएटर्स। मेरे को जॉब क्रिएटर बनाने, तो अब कैसे बनाने हैं ये बात आती है कि मैं प्राइमरी स्कूल से, मुझे विश्वास है कि ये बड़े बच्चे अभी नहीं करेंगे, तो छोटे बच्चों से हम शुरू करें तो उसको संस्कार मिल जाएगा। इसलिए हम सोचते हैं कि इनको प्राइमरी स्कूल से हम वो चीज़ें दें जो इसको जमीन के साथ जोड़ दें, और जमीन के साथ जोड़ने के लिए इसके साथ में बहुत सी स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चले कुछ सालों से, लेकिन सब वही कंप्यूटर सीखना है, कुछ ऐसे काम सीखना है जिससे नौकरी मिल जाए। लेकिन इसकी तरफ गाँव में ढोकने के लिए और खेती बाड़ी से जोड़ने के लिए, धरती के साथ जोड़ने के लिए, क्योंकि हम गाते तो है धरती के लिए, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, लेकिन करते क्या है कि वहां से छोड़कर भाग रहे हैं। उपजाऊ भूमि को बंजर छोड़ के और हम लोग बंजर इलाकों में चले जाते हैं भटकने के लिए। यही है कि सोने का किला को छोड़ के और कांच के टुकड़ों की भीख मांग रहे हैं। तो इसीलिए ये हम जो उनको एजुकेशन दे रहे हैं,
इसके अंदर हमने उनको सबसे पहले चीज जो करनी है वो ये है कि उनको ये याद दिलाते हैं कि तुम्हारे भीतर में क्या शक्ति है, तुम क्या नहीं कर सकते। योग्यता क्या है। जी हाँ, आज बच्चे बोलते हैं देखेंगे क्या सब्जेक्ट लेना है, देखेंगे क्या बनना है, देखेंगे क्या करना है। अरे क्यों? क्योंकि कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देगा, उनको गाइडेंस नहीं मिल रही। इसकी गाइडेंस की आवश्यकता है। हमारे देश को किस चीज की जरूरत है, उसके साथ जोड़ना है। तो आज ये बात बच्चों के बीच में हमको पहले देने कि तुम्हारे भीतर में वो ताकत है, तो क्या नहीं कर सकते। तुम तो इतना विश्वास रखना चाहिए, जो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, मैं तारों को तोड़ कर ला सकता हूँ, पर्वत को चूर चूर कर सकता हूँ, समुद्र को सुखा सकता हूँ। जानते हो मैं श्री रामकृष्ण की संतान हूँ। ये अगर आ जाए कि मेरे भीतर में जो आत्मा है, परमात्मा है, उसमें इतनी शक्ति है, वो मेरे भीतर है। इसीलिए सबसे पहली बात आती है शिक्षा क्या? शिक्षा है अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति। मेरे अंदर पूर्णता की अभिव्यक्ति करना है मुझे। वो कैसे होगी? मैनिफेस्टेशन ऑफ दी डिविनिटी, पहले वो लानी है। मैं फिर अपनी शक्ति को पहचान लिया। अब मैं देखता हूँ मेरे गांव के अंदर क्या है। गांव के अंदर संपद है, चारों तरफ पेड़ है, पौधे हैं, पशु है, पक्षी है। अब इनको छोड़कर मैं जा रहा हूँ नौकरी करने के लिए। स्टॉप इट। क्या करना है? यहाँ पर जमीन के अंदर खेती करनी है, जमीन को उपजाऊ बनाना है। उसके लिए साइंटिफिक मेथड चाहिए, वो सीख लेने हैं। इस शिक्षा की आवश्यकता है। तो इसीलिए एक तरफ तो है मॉरल कैरेक्टर की, दूसरी तरफ है स्वनिर्भरता की। तो मॉरल कैरेक्टर में हम बच्चों को मेडिटेशन करना, प्रेयर करना, कुछ महापुरुषों के बारे में बताना, हमारे जो अवतार पुरुष हुए हैं उनके बारे में, धर्म के बारे में कुछ बताना, फिर उनको योगासन कराना। इस तरह से हम उनको इस तरफ लाते हैं। और ऐसा भी प्रभाव देखा गया है कि कोई गार्जियन ने कहा बच्चे से, आज ये टीचर को ऐसा बोल देना। मैं निकल के आया, ऑफिस से बाहर निकल के देखा बच्चा देख रहा अपने पिताजी की तरफ और बोला पिताजी हम झूठ नहीं बोलेंगे। मुझे लगा बच्चे को सच बोलना सिखाना होगा। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं स्वामी जी आप। बच्चे को जैसा बचपन में संस्कार दिया जाएगा, उसकी जो प्राइमरी एजुकेशन ठीक होगी। हम लोगों ने एक बहुत पुरानी कहावत सुनी थी कि शेर का एक बच्चा, उसको जन्म के साथ भेड़िए की भीड़ में छोड़ दिया गया, भेड़ियों के साथ में, पर वो शेर की ताकत भूल गया, उसने अपने आप को भेड़िया समझ लिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी। अगर बच्चे में संस्कार विकसित करने हैं, व्यवसायिक शिक्षा का जो मार्ग है उसको प्रशस्त करना है, आने वाले समय में जो आत्मनिर्भर भारत का हमारा सपना है वो भी कहीं न कहीं शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है। और जो आप बोल रहे हैं कि प्राइमरी शिक्षा से ही हम लोगों को ध्यान देना होगा। कमी तो बहुत सारे रही। अब जो आगे का रास्ता है, जो नई शिक्षा नीति है, कैसे हम लोग आगे बढ़े स्वामी जी, उसके लिए क्या किया जाए? तो ये अपने ठीक ही कहा, विवेकानंद जी की बताई गई कहानी है कि किस तरह से उसको याद दिलाया गया। वो ऐसे पानी के अंदर अपने को देखता है, तो मैं तो बकरी नहीं हूँ, मेरा तो सिंह की तरफ समान है। और ठीक उसको मुंह के अंदर थोड़ा गोश्त दिया तो बस सारी शक्ति आ गई। इसी तरीके से हमें शिक्षा के माध्यम से उसको ये आस्वादन कराना है, ये अभिभास कराना है कि वो महत्व उसका कहाँ है। और वो बचपन में ही कराना होगा, जो प्राइमरी एजुकेशन वही से शुरुआत करनी, वहीं से शुरुआत होगी। और उसके बाद अब ये कहना है कि तुम्हारी जो ये धरती है और जो ये आकाश है, जो ये सूर्य प्रकाश है, इन सबको, जिसको हम लोग बोलते प्राकृतिक संपद, इसको लेकर के तुमको अपना जीवन बनाना है। तो इसलिए मेरे देश की धरती सोना उगले तो तभी ठीक होगा। अब हमारा नारा है कि धरती से सोना उगलाएंगे। पहले तो हमको ये एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर ये आदि करके धरती से हमको सोना लाना है। और साथ में कपास भी निकलता है, यहाँ से रेशम भी निकलता है, फसल भी निकलता है, लाख भी निकलता है। बहुत सारी बेशकीमती चीजें हैं, था भंडार भरा पड़ा हम लोगों को, भरा पड़ा है। और होता क्या है कि एक तो ज्ञान की कमी, दूसरा कि जैसा कि आपने बताया शिक्षित होना बहुत जरूरी है, चाहे वो कृषक हो, किसान हो। अगर एक किसान का बच्चा शिक्षित होता है तो उसके पास जो भी उपजाऊ भूमि है उसका बेहतर उपयोग कर बहुत सारा धन अर्जित कर सकता है। अब तो बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं,
और ये आईआईटी हम लोग सुनने को मिलता है कि आईआईटीएन बच्चे जो है वो कंटेंट फार्मिंग में जा रहे हैं। तो ये कोई भी काम छोटा नहीं है। शिक्षा हम लोगों को किसी भी काम को करने का बेहतर तरीका सिखाती है। स्वामी जी, आप बोकारो के पास में एक स्कूल में मैंने देखा, आपका वीडियो देखा था, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। आप बच्चे से ही उसको मधुमक्खी पालन की शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों से ही उनको खाद बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं क्या हम लोग अपने सभी स्कूलों में ये प्रक्रिया चालू कर सकते हैं? इसकी बहुत आवश्यकता है। जिनको धन की आवश्यकता, कमाने की आवश्यकता उनको भी है, और जो नौकरी करना चाहते हैं तो करें ना, आईएएस बने, आईपीएस बने, कोई भी बने। देश की सेवा करने के लिए एग्रीकल्चर और एलाइड सब्जेक्ट का ज्ञान उसको होना चाहिए। नहीं तो कैसे डेवलप करेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट में, बहुत जरूरी, गाँव का कैसे डेवलपमेंट करेंगे, उनको भी जरूरत है। तो ये शिक्षा इसीलिए हमने उन बच्चों को दी जो एलकेजी, यूकेजी और 1 के थे। उनको हमने दिखाया कैसे क्यारी बनाना है, कैसे उसको बीजा बोना है, कैसे मल्चिंग सिस्टम में लाना है, कैसे उसकी सिंचाई करनी है। तो ये बच्चे इतने खेल खेल के अंदर बहुत ऐसे जैसे खेल कूद कर रहे हैं, उन्होंने किया। उसके बाद क्लास 2 से हमने, जैसे कंप्यूटर तो था ही, उसके साथ साथ हमने उसको ये सिखाना शुरू किया कि हमको कैसे खेती बाड़ी के लिए अपने और टेक्निक निकालने हैं। तो उसमें जैसे है कि अभी केमिकल को हटाना चाह रहे हैं, ये तो सभी जानते हैं। तो उसके लिए हमने ये जैविक खाद तैयार करने का, तो वो बच्चों को सिखाया पहले कि तुमको जैविक खाद बनाना है, और इसी तरीके से जो केचुआ का खाद होता है वो भी बनाना है, ये भी उन्होंने बनाना सीखा। फिर मधुमक्खी पालन करके उन्होंने, क्योंकि मधुमक्खी पालन करने से एक तो मधु भी मिलता है, और दूसरे जो वहाँ पर जितने पेड़ पौधे हैं उसकी उपज बढ़ जाती है, क्योंकि पोलिनेशन होता है। तो स्वामी जी, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये आप अपने एक विद्यालय में कर रहे हैं। अगर हम लोग व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें, पूरे राष्ट्र के लिए बात करें, अगर व्यावसायिक शिक्षा की, तो बात फिर वहीं की वहीं रह जाती है। कुछ संस्थाएं स्पेसिफिक रूप से ऐसा काम कर सकती है, लेकिन पूरी भारतीय शिक्षा प्रणाली में ये आमूलचूल परिवर्तन आए। जैसे पहले के समय में निकाले की ही शिक्षा पद्धति चल रही थी, लेकिन हमारे गांव में हम लोगों ने जो पठन पाठन किया है, उस समय एक हफ्ता में एक दिन हम लोगों को बागवानी कराया जाता था। वो शिक्षा में नहीं था, पाठ्यक्रम में नहीं था, लेकिन शिक्षक वो काम कराते थे तो हम लोग को एहसास होता था कि एक छोटा सा पौधा कैसे लगाया जाता है और कितनी मुश्किल से उसको बड़ा करके एक फूल पाया जाता है। तो उसकी उपयोगिता का पता चलता है। जैसा कि आपने कहा कि अगर किसान का बच्चा है तो उसको पता चलना चाहिए, यह एक आईएएस अफसर, उसको पता चलना चाहिए कि कृषक कैसे काम कर रहा है। तो है, लेकिन मेरे को पहले ये करना है कि उसको कंप्लीट जो इंटीग्रेशन, उसकी आवश्यकता नहीं तो नहीं कर पाएगा। इसलिए इसके साथ साथ में उसको हमने ये भी सिखाया कि कैसे सॉइल टेस्ट करना है। क्लास 5-6 के बच्चे सॉइल टेस्ट कर लेते हैं, पीएच वैल्यू निकाल लेते हैं, मैक्रो और माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स है उन सबको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये जो एक शिक्षा उनको मिल रही है, ये कंप्लीट शिक्षा हो जा रही है कि वो खेती बाड़ी में उनको जो प्रयोजन है वो कार्य वो सीख रहे हैं। अब इसके साथ साथ में पोल्ट्री भी हो सकती है, बकरी भी हो सकती है, गौशाला भी हो सकती है, सब हो सकता है। और इसी से फिर हम किस प्रकार से अपने धन को कमा सकते हैं। यहाँ तक कि गोबर से भी क्या क्या बन रहा है। एक तरफ तो खाद बन रही है, एक तरफ उसमें से गैस निकल रही है, एक तरफ से उसके अंदर बीमारियां नहीं चली जा रही। जिस गांव के अंदर देशी गौ विशेषकर गाय है और वो गोबर देती है, उस गांव के अंदर मैं देख रहा हूँ कि कहीं भी कोरोना नहीं घुस पा रही। इसका मतलब क्या है कि केवल हमारे को धन ही नहीं देती है, बल्कि कितनी रक्षा भी करती है। इसलिए घर घर के अंदर गोपालन होना चाहिए, खेती बाड़ी होनी चाहिए। ये तो हमारा पुराना जो संस्कार है वो वापिस आता है। अब इसको अगर फैलाएंगे तो हमको पहले एक मॉडल तैयार करना पड़ता है, और इसीलिए मॉडल जो यहाँ पर हुआ, और उसके हमने फिल्म भी इसीलिए बनाई इसी दृष्टि से कि लोग देखें और समझें कि बच्चे किस प्रकार से काम कर सकते हैं। और उनके अंदर इतना उत्साह आ रहा है और वो अपने इस काम के अंदर घर जाकर के फिर प्रैक्टिस भी करते हैं। तो इसका मतलब है कि उनको इसके प्रति एक लगाव आ चुका है। अब यही बात जो अब जहाँ भी जान रहे हैं, और उनको इसके लिए निमंत्रण आ रहे हैं कि इसका ये विचार और भी जगह जाना चाहिए। इसीलिए हमने एक ऑनलाइन पर भी काम शुरू कर दिया है, जिसके अंदर 6 गांव तो हम लोग भी अपने चुन लिए हैं जहाँ बच्चे रहेंगे ऑनलाइन पर। उसके लिए ये टीवी भी लगा रहे हैं ताकि वहाँ पर बैठकर मास्क लगा करके दूर दूर में, क्योंकि
ये खरीदना उनके लिए मोबाइल और मोबाइल को चलाना संभव नहीं है। पिता माता भी डरते हैं कि इनका जो कैरेक्टर खराब हो जा रहा है इसको देख के, इसलिए इसको अवॉइड करके हम एक साथ में रखेंगे तो वो सीखेंगे। उसके बाद ये है कि इन बच्चों को ये धीरे धीरे एहसास हो रहा है, पेड़ से अगर आम है तो आम से क्या हो सकता है, आम से जेली बनेगी, जैम बनेगी, अचार बनेगा, मुरब्बा बनेगा, इस तरह से अमचूर बनेगा। इसी तरीके से हर एक पेड़ का वो अंदाज लगाएं कि इसमें क्या क्या हो सकता है, और उसी लिए फिर वैल्यू एडिशन का प्रोग्राम भी बंद करना होगा, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन नहीं कराएंगे तो हुआ नहीं। 10 रुपये में बेच देता है 1 केजी चावल, ये धान, और मूली खरीदता है 40, 45, 50 रुपया में, तो ये जो बीच का 40 रुपया कहाँ गया? क्यों यहाँ से जाएगा, क्यों दूसरे की पॉकेट में क्यों जाएगा? ये सिर्फ जानकारी, शिक्षा का अभाव है इसका। तो इसीलिए उनको मूली बनाना भी सिखा रहे, पॉपकॉर्न बनाना भी सिखा रहे, अचार मुरब्बा भी बनाना सिखा रहे। इसके साथ अगर कपास होता है तो कपास के साथ कपड़ा बनेगा, रेशम होता है तो कपड़ा बनेगा, लाख है तो उससे बहुत सारी डेकोरेटिव आइटम्स बन सकती है, आगे चूड़ियाँ बनती थी, अभी ये बन सकता है। तो देखा जाए तो पूरा चारों तरफ हमारे गांव के अंदर धन तो ऐसे पड़ा हुआ है जैसे सोने का किला बैठा हुआ, लेकिन हमको पहचान नहीं है, इसलिए भागते। तो ये इस विद्या हम देने के लिए वहाँ जो हमने किया, अब जैसे जैसे लोग जान रहे हैं हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं, तो उसमें कुछ गाँव के यहाँ पर भी जो कुछ आदर्श गाँव बने हैं, हमारे सिद्धार्थ त्रिपाठी जी ने काफ़ी मेहनत किया उसमें, तो उनसे उनके उस गाँव में उन्होंने कहा कि महाराज जी ऐसी शिक्षा हमको चाहिए, और वहाँ पर हम गए हैं, देखा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, टीचर्स को भी बातचीत की है, तो मुझे लगता है कि हम वहाँ पर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए टीचर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी रखेंगे, जाके हम तैयार कर सकें, खासकर जो एग्रीकल्चर में, क्योंकि एग्रीकल्चर में खाली किताबों से पढ़ाने से नहीं होगा, उनको तो सिखाना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, और तब उनको उसका फल भी देखना होगा। तो इसीलिए ये विद्या हम अब चारों तरफ लेकर के जा रहे हैं, जहाँ जहाँ भी इसकी जरूरत होगी। हो सकता है कुछ लोग जब जानेंगे चारों तरफ के लोग इसमें फायदा हो रहा है, तब वो शिक्षक इस शिक्षा को धीरे 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 कारवां बनेगा। स्वामी जी, जो काम आप कर रहे हैं बहुत सारे लोगों तक पहुंच रही है, और जैसा कि आपने बताया सिद्धार्थ त्रिपाठी ने और कुछ गाँव से आपके पास निमंत्रण आ रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षा, और जैसा कि आपने बताया कि हर गांव में जो बहुत सारे संसाधन बिखरे पड़े हैं और लोगों को जानकारी नहीं है, हम लोग अगर शिक्षा के ऊपर में ठीक से काम कर पाए, विशेषकर व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर जिस पे आप काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक तो हमारे आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से गाँव से पलायन रुकेगा, व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से मनुष्य बनेगा, उसके भीतर चरित्र निर्माण होगा। स्वामी जी, इसमें सरकार की भूमिका क्या होगी? देखिए, सरकार की भूमिका बोलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सरकार के भीतर वो फीलिंग नहीं। सरकार, मेरा जो प्रश्न था वो एक्चुअली सरकार की भूमिका सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा को लेकर है, जो शिक्षा प्रणाली है, उनका बहुत बड़ा रोल हो सकता है अगर वो चाहे और इसको इस भाव से करें कि ये हमारे देश को जरूरत है, मेरे देश को बचाने के लिए, मेरे देश प्रेम के लिए मुझे करना है, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए। और स्वामी जी, ये बात मैंने सिर्फ आपसे इसलिए पूछी कि मेरी जानकारी में है कि झारखंड सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण अधिकारी, बड़े अधिकारी आपके कांटेक्ट में हैं और आपसे मशविरा ले रहे हैं इस दिशा में। हम चाहते हैं कि हमारी शुभकामनाएं भी हैं इस दिशा में। स्वामी जी, चलते चलते आप एक बात और बताएं, थोड़ी सी हटके। आपने जल के क्षेत्र में भी मैंने सुना है कि बहुत एक अच्छा काम किया है, क्या था वो? वो तो ऐसा था कि वो जो मैंने कहा ना कि स्वामी जी ने कहा था कि हर गरीबार उसके आसपास बहुत जल भी है, तो मैं जब यहाँ पर काम शुरू किया तो मैंने देखा कि पानी है लेकिन सूख गया है, तो अब उसमें चेक डैम बनाऊं, कुछ कुएं भी बनाए थे 1200-1300, लेकिन चेक डैम बनाने से नीचे वालों को पानी नहीं मिलेगा, वो भी ठीक नहीं है। तो बड़ी संकट में महसूस कर रहा था। तो उस समय किसी बच्चे ने मेरे को, गांव के बच्चे ने कहा कि पानी तो है ऊपर महाराज जी, लेकिन पता नहीं कहाँ जाता है। तो मैंने उसको खोज की, ऊपर चला गया और कुछ ये
खून भी निकला क्योंकि वहाँ पर ये जो कीड़ा होता है लगा था। तो लेकिन हमने परवाह नहीं की, जाकर के देखा दो पत्थरों के बीच में से पानी निकल रहा, स्रोत पता नहीं कहाँ जा रहा। उसको हमने बांध कर 3-3.5 किलोमीटर तक नीचे ले आए। जगह जगह में उसको स्टॉप कर लगाया ताकि वहाँ लोग पानी ले सकें बांध के। और फिर उस स्वच्छ पानी से आज वो गांव हरे भरे हैं। उनके न सिर्फ पानी पीने की आवश्यकता जो है, जिसके लिए वो इधर उधर जाते थे, उनको पीने का अच्छा शुद्ध पानी उपलब्ध हो रहा है। उस पानी का उपयोग वो कृषि कार्य में भी कर रहे हैं और गांव समृद्ध हो रहे हैं। हमारे आस पास में स्वामी जी बहुत सारे ऐसी जगह है, बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो बिखरे पड़े हैं, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। और आप जैसे, मैं फिर एक बार आपको 85 वर्षीय युवा ही कहूंगा, क्योंकि जो इच्छा शक्ति आपके भीतर है, जो आत्मबल है, जिससे आप काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि हम लोग सभी करें, हमारा समाज करे। स्वामी जी, आप कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है